पिछले भाग में डायन ऋषभ को देखने के बाद डायन नागिन के खिलाफ चुड़ैल के साथ हो जाती है। नागराज भी चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए शिवालिक की सहायता करने में मान जाते हैं। तो वहीं ऋषभ की मुलाकात अनामिका नाम की लड़की से होती है। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। ऋषभ अनामिका के पीछे पीछे एक कॉफी कैफे में जाता है, जहां दोनों के बीच बातें होती हैं। अनामिका के पहली मुलाकात के बाद ही दोनों बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और ऋषभ भी खुलकर उससे बात करता है। बातों बातों में ही दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो उधर नागलोक में नागराज भोलेनाथ के मंदिर में विशेष यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ की अग्नि में से एक अभिमंत्रित खंजर प्रकट होता है, जिसे वो शिवाली को देते हुए कहते हैं, नागिन शिवाली, ये अभिमंत्रित विशेष खंजर उस भयानक चुड़ैल को मृत्यु के द्वार पहुंचाने में तुम्हारी सहायता करेगा, किंतु याद रहे इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। धन्यवाद नागराज। जोश में आकर होश मत गवाना शिवाली, इस खंजर का प्रयोग चुड़ैल पर उचित समय पर करना। इधर नागिन शिवाली नागराज की सहायता से उस खंजर को पा लेती है। तो वहीं जंगल में चुड़ैल डायन से कहती है, बताओ उस नागिन को कैसे टपकाना है। इतनी जल्दी किस बात की मचा रखी है? पहले मेरे लिए शिकार का इंतजाम तो कर। जब से चुड़ैल बनी हूँ अपने लिए ही कोई शिकार नहीं मिला। तेरे लिए कौन से झाड़ से तोड़ के लाऊं शिकार? झाड़ से ला, चाहे झाड़ी से, लेकिन शिकार जवान होना चाहिए, क्योंकि जवानों का खून ही मेरे मुंह को भाता है। बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया जिसका बुढ़ापा, उसको जवानों का खून है भाता। डायन नाम की भी अलग ही नमूनी है। ए चुड़ैल, क्या फुसफुसा रही है? ठीक है, लेकिन तू उस नागिन को मारने में मेरी मदद कैसे करेगी? भूल गई तू? डायन हूँ मैं, अदाओं की रानी। अपनी चोटी में लपेट लूंगी उस नागिन की जिंदगानी। पर कैसे? ए बिन खोपड़े की चुड़ैल, ये चोटी मैंने खुदकुशी के लिए नहीं पाली। ये मेरी सारी शक्तियों की जमा पूंजी है। इसकी पकड़ उस नागिन की कुंडली से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन वो मुझसे मुकाबला करेगी, ना कि तुझसे। जब तू नागिन से मुकाबला कर रही होगी, तब मैं उस पर पीछे से वार करूंगी। अपनी चोटी में लपेट लूंगी उसे। फिर तू अपने नाखूनों से उसके शरीर को इतना छलनी कर देना कि उसके शरीर से सारा जहर कतरा कतरा करके टपक जाए। समझ गई, या तुझे अपनी चोटी में जकड़ कर समझाऊं? बहुत अच्छे से समझ गई। उस नागिन को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ए चुड़ैल, अपनी ये बत्ती सी बाद में चमकाइयो, क्योंकि बिना किसी के खून से प्यास बुझाए मैं तेरी कोई मदद करने नहीं वाली। इसलिए जब तक मैं वापस आऊं, तब तक मुझे मेरे लिए शिकार मिल जाना चाहिए। इतना कहकर डायन वहाँ से गायब हो जाती है और चुड़ैल सोच में पड़ जाती है कि डायन की खून की प्यास बुझाने के लिए वो किसी बलि का बकरा बनाए। तभी वो ऋषभ के पास जाने की सोचती है। तो वहीं ऋषभ हॉल में बैठा अनामिका से फोन पर बातें कर रहा होता है। आर्यन किचन से जैसे ही चाय लेकर हॉल में आता है, तभी अचानक से पूरे घर की लाइट झिलमिलाने लगती है। बातें करते करते ऋषभ के हाथों से फोन छूट जाता है। अचानक से लाइट का झिलमिलाना बंद हो जाता है और उसी समय चुड़ैल वहाँ आती है। डर के मारे आर्यन के हाथों से चाय की ट्रे गिर पड़ती है। अरे ऋषभ भाई, आ गई तेरी लुगाई। तुम इस नालायक के घर आ गए, पर कोई नहीं, मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ भी आ गई। साले, कहा था ना मैंने, ये दोनों कहीं भी आ सकती हैं। टपक गई नहीं है यहाँ। चुप कर जा कुत्ते, मैंने थोड़ी न्योता देकर बुलाया है इसे। तुम्हें दोबारा मुझसे मिलने की खुशी नहीं है क्या? तू कोई हूर की परी है क्या जो मैं खुश हो जाऊंगा? अरे तुझे देखकर तो मैं दुख, मातम, संताप, पीड़ा और तो और बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा है। खुशी? इसे तो इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे इसके होठ ही सिल गए। बेचारा क्या ही बोले। पता है ऋषभ बेबी, बहुत जल्द हम फिर से एक साथ होंगे। मैं उस नागिन को मारकर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दूंगी। फिर मैं मरकर भी तुम्हारे लिए ही तो वापस आई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल ऋषभ के करीब बढ़ने लगती है और ऋषभ पीछे होता है। वो एक कदम बढ़ती तो ऋषभ 4 कदम पीछे चला जाता। पीछे होते होते वो आर्यन की गोद में आ गिरता है और कहता है, इतना करीब मत आओ कि डर के मारे मेरे प्राण ही सूख जाएं। सही है ना, प्राण पखेरु होंगे तो तू भी मर के इसका भूत बन जाएगा और फिर दोनों
भूत चुड़ैल मिलकर मिनी चुड़ैल पैदा करना। तेरे को बड़ा मजा आ रहा है साले, मजाक चल रहा है इधर, छोड़ मुझे। इतना कहते ही आर्यन उसे छोड़ देता है और ऋषभ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। तभी चुड़ैल आर्यन की तरफ देखती है और सोचती है, ये भी तो जवान है, क्यों ना उस डायन के लिए इसी को बलि का बकरा बनाकर ले चलूं। तभी चुड़ैल झट से आर्यन का कॉलर पकड़ बहती हवा की तरह आर्यन को वहाँ से ले जाती है। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। वो भी उसका पीछा करने के लिए घर से बाहर भागता है। तभी एक कार के वो सामने आ जाता है। कार बिल्कुल स्पीड में रुकती है। तभी उस कार में से अनामिका निकलकर कहती है, ऋषभ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? अनामिका, मुझे तुम्हारी कार मिल सकती है क्या? मेरा दोस्त मुसीबत में है। हाँ ले लो, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? अचानक फोन क्यों रख दिया तुमने? वो मैं बाद में बताऊंगा, अगर भगवान की दया से जिंदा लौटा तो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे बता नहीं सकते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे मैं बारात में नहीं जा रहा जो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ कह रही हो। मेरा मतलब तुम नहीं चल सकती। कुछ बता नहीं रहे हो, मुझे साथ नहीं ले जा रहे हो तो नहीं दूंगी मैं तुम्हें कार। हाय राम, कैसी ढीठ है, आओ मरो मेरे साथ। दोनों कार में बैठते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उधर चुड़ैल ऋषभ को जंगल में एक पेड़ से बांध देती है। तभी अचानक वहाँ नागिन शिवाली प्रकट होती है और चुड़ैल को ललकारते हुए कहती है, दुष्ट चुड़ैल, तू अब तक इसी वन में भटक रही है, पर चिंता मत कर, आज तेरा विनाश करके मैं तुझे हमेशा के लिए भटकने से मुक्त कर दूंगी। लौट आई नावर, लगता है 100 सांपों का जहर गटक के आई है जो इतना उछल रही है, पर कोई नहीं, मरना तो तुझे फिर भी है। तुम दोनों तो उस चिपड़े ऋषभ के लिए भिड़ रही हो, फिर मुझे किस खुशी में यहाँ घसीट लाई? तो मेरे ऋषभ को हथियाने के लिए उसके ही मित्र को मारने जा रही थी, तो जैसे चुड़ैल यही कर सकती है। इतना कहकर शिवाली अपने अर्धनागिन अवतार में आती है और चुड़ैल को अपनी कुंडली में जकड़ लेती है। जैसे ही शिवाली आग बरसाने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी चुड़ैल अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से लगातार कुंडली पर प्रहार करती है और पकड़ ढीली होने पर बाहर आ जाती है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रही होती है। तभी ऋषभ भागते हुए वहां आता है। तभी शिवाली अपनी कमर में से वो अभिमंत्रित खंजर निकालकर चुड़ैल पर प्रहार करने ही वाली थी कि तभी ऋषभ चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ शिवाली, और चंचल तुम भी। अरे तुम्हारे चक्कर में जिंदगी झंड मेरी हुई पड़ी है और लड़ तुम आपस में रही हो। ये सब देखकर लगता है कि मैं इस गोले का ही नहीं। ये सब मैं तुम्हें पाने के लिए ही तो कर रही हूँ। प्रेमी हो तुम मेरे। नागराज के सामने नौटंकी करके इसे हमारे जीवन से दूर करना चाहती थी ताकि हमारा मिलन हो सके। अरे पर मुझे तुम्हारा होना ही नहीं है। और तुम शिवाली, ऐसा है मिलन गया गुइया के खेत में। अरे मैं कोई एलियन नहीं हूँ जो ऐसी बद्धी चुड़ैल या डसने वाली नागिन के साथ अपनी जिंदगी काट लूं। माना एक समय था जब मुझे तुम दोनों से प्यार हुआ, लेकिन एक इंसान चुड़ैल या नागिन के साथ जिंदगी थोड़ी बिता देगा। इंसान हूँ, मुझे नहीं चाहिए इतनी वाइल्ड लाइफ। अरे नहीं चाहिए। तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे क्या पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। और हाँ, अपनी लड़ाई के चक्कर में मेरे जिगर के छल्ले का जो तुमने हाल किया है ना, वो ठीक नहीं है। और हाँ, एक और बात, मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जो मेरे बगल में खड़ी है। पर तुम्हारे बगल में तो पेड़ है। तभी ऋषभ देखता है तो अनामिका पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। उसे खींचकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चुड़ैल, नागिन, ये है मेरा प्यार, इसके साथ ही लूंगा जिंदगी गुजार। फैसला मेरा यही है हर बार, चाहे मुझे दो मौत के घाट उतार। इतना कहकर ऋषभ आर्यन की रस्सियां खोलता है और अनामिका का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। नागिन और चुड़ैल बस उसे देखते ही रह जाती है। तभी उनकी नजर अनामिका के पैरों पर जाती है, जो कि उल्टे होते हैं और उसकी चोटी देखते ही देखते लंबी हो जाती है। वो जाते हुए पीछे मुंह घुमाती है तो उसका चेहरा देखकर नागिन और चुड़ैल हैरान होकर एक साथ बोलती हैं, ये तो एक एक डायन है। रेवा और विवेक मंडप में बैठे हुए थे। पंडित जी फेरों की तैयारियां कर रहे थे। वर वधू का गठबंधन किया जाता है और जैसे ही रेवा और विवेक फेरों के लिए खड़े होते हैं, तभी एक काली परछाई जो किसी को नजर नहीं आती, वो रेवा के अंदर समा जाती है, जिससे एकदम से रेवा को धक्का लगता है।
तभी पास में खड़ी रेवा की सास नीमा उसे संभालते हुए बोलती है। अरे रेवा बेटा, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसा लगा कि किसी ने धक्का दे दिया। आराम से बेटा। ऐसे ही फेरों की रस्म शुरू की जाती है। रेवा के साथ साथ उस काली परछाई की भी विवेक से शादी हो जाती है, जिसके बाद रेवा अपने मायके से विदा होकर विवेक के साथ अपने ससुराल आती है। कुछ घंटों बाद विवेक अपनी सुहाग रात के लिए अपने कमरे में आता है, जहां रेवा घूंघट किए पलंग पर बैठी थी। विवेक रेवा के पास जाकर उसका घूंघट उठाता है और बोलता है, माय गॉड, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। किसी अप्सरा, किसी परी से कम नहीं लग रही हो। सच में कितना इंतजार किया है मैंने इस पल का, और आज जब तुम मेरे सामने हो तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कुछ मत कहो, मैं तो सदियों से इस मिलन की रात का इंतजार कर रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? बातों में वक्त जाया मत करो, बस खो जाओ मुझ में। इतना कहकर रेवा विवेक को अपनी बाहों में भर लेती है और दोनों अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रेवा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। शादी के बाद पहली पूर्णिमा की रात को रेवा सबसे छुपकर छत पर जाती है और जैसे ही चांद की चांदनी उसके जिस्म पर पड़ती है तो उसकी असल त्वचा बदलकर सांप की खाल जैसी हो जाती है और वो एक डरावनी आवाज में बोलती है, आज ये चांद इस बात का गवाह है कि मैं नगीशा, एक इच्छाधारी नागिन, अपने प्यार को पाने के लिए वापस आ गई हूँ। इस चांदनी में मेरा असल रूप नजर आ रहा है। अब अगली पूनम की रात तक का इंतजार है। उस दिन सभी ग्रह अपना घर बदलने वाले हैं। उस रात मैं विवेक से मिलन करके उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर रेवा बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी उसके भीतर से एक बहुत ही सुंदर इच्छाधारी नागिन नगीशा की आत्मा निकलती है और बोलती है, सबको लगता है कि विवेक की शादी रेवा से हुई है, पर नहीं। रेवा का रूह और शरीर तो मेरी गिरफ्त में है और विवेक, उसकी शादी तो मुझसे हुई है, इस नागिन के भूत से। इतना कहकर नगीशा वापस से रेवा के भीतर प्रवेश कर लेती है और रेवा को होश आता है, जिसके बाद वो छत से आकर नीचे चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग बैठकर टीवी पर नागिन की मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ रेवा सबके लिए शरबत लेकर आती है और सबको देती है। तभी मूवी में बीन की धुन बजने लगती है, जिसे सुनकर रेवा के हाथ पैर में कंपन पैदा होती है और तभी विवेक बोलता है, अरे वाह, मुझे ये धुन बहुत पसंद है। माँ थोड़ी आवाज बढ़ा दो ना। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना, देखो ना कितनी अच्छी मूवी है। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे नहीं देखनी, और प्लीज आवाज कम करो यार, कोई और मूवी लगा दो। क्या हुआ बहू, तुझे पसंद नहीं क्या ये मूवी? अच्छी है पर ये बीन की धुन, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं नहीं सह सकती। रेवा, तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे किसी नागिन का भूत आ गया हो तुम में। रेवा किसी को भी बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। साथ ही अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करती है। कुछ देर बाद बीन की आवाज आना बंद हो जाती है। तभी रेवा फिर से डरावनी आवाज में बोलती है, इन मूर्खों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक नागिन हूँ, नागिन। मुझे ये बीन की धुन बिल्कुल पसंद नहीं। तभी एक झटके से रेवा के शरीर से नगीशा नागिन की आत्मा निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर रेवा बोलती है, तुम क्यों मुझ पर काबू करके बैठी हो? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो? मेरे सुहाग को मुझसे छीनना चाहती हो? चली जाओ। नागिशा अपने नाग को लिए बिना कभी नहीं जाएगी। मुझे विवेक की रूह को अपने साथ ले जाना है, फिर उसे नाग बनाना है। सालों से जिस मिलन का इंतजार कर रही हूँ उसे पूरा करना है। नहीं, मैं अभी सबको सच बता दूंगी। तुम मेरे साथ जो भी कर रही हो वो सब बता दूंगी। इतना कहकर रेवा जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने लगती है, तभी नगीशा उसे अपनी पूंछ में जकड़कर हवा में उठा देती है और बोलती है, बेवकूफ इंसान, तुझे क्या लगा था
कि बरसों की तपस्या को तुझे ऐसे पल भर में भंग करने दूंगी। कभी नहीं। आज मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी, फिर तेरा ये शरीर मेरा ही रहेगा। इतना कहकर नगीशा रेवा की गर्दन पर डंक मार देती है और रेवा वहीं दम तोड़ देती है, जिसके बाद रेवा के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और नगीशा उसे एक छोटी सी कांच की बोतल में कैद कर लेती है और फिर रेवा के मृत शरीर में प्रवेश कर लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नगीशा को अब पूनम की रात का इंतजार था। एक रात जब विवेक अलमारी से कुछ कागज निकाल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उस कांच की बोतल पर जाती है जिसमें रेवा की आत्मा कैद थी। उसे देखकर विवेक बोलता है, ये क्या? लगता है कोई परफ्यूम है, पर ऐसे छुपा कर क्यों रखा है? खोल के स्मेल करता हूँ, खुशबू कैसी है इसकी? विवेक जल्दी से उस शीशी को खोल देता है और रेवा की रूह आजाद हो जाती है और विवेक के सामने आ खड़ी होती है। ये देखकर विवेक के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, तुम कौन हो? विवेक, मैं रेवा हूँ, तुम्हारी रेवा। रेवा? नहीं, मेरी रेवा तो नीचे है। तुम कौन हो और इस शीशी में कैसे आई? विवेक, मैं ही रेवा हूँ। जो नीचे है वो एक इच्छाधारी नागिन नगीशा है, जो तुम्हें पाने के लिए 100 साल की तपस्या करके नागलोक से इस लोक में आई है। उसने मुझे मार कर मेरा शरीर मुझसे ले लिया है। आने वाली पूनम की रात को वो तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। मेरा यकीन करो। इतना कहकर रेवा की आत्मा गायब हो जाती है। वक्त गुजरता है। आखिरकार पूनम की रात आती है। नगीशा अच्छे से तैयार होकर विवेक के पास जाती है, जहाँ वो खिड़की पर खड़ा आसमान में चांद को देख रहा होता है। वो उसे पीछे से हक करके बोलती है, क्या देख रहे हो विवेक? कुछ नहीं, यूं ही। कितनी खूबसूरत रात है। चलो आज इस रात को और खूबसूरत बना दे अपने प्यार से। इतना कहकर रेवा जैसे ही विवेक का हाथ पकड़कर उसे पलंग के पास ले जाती है और उसे बाहों में भरती है। तभी विवेक उसे एक जोर से धक्का मारते हुए बोलता है, दूर हट जाओ मुझसे। तुम मेरी रेवा नहीं हो, बल्कि रेवा का रूप लिए हुए एक नागिन हो जो मुझे पाना चाहती है, पर मैं बस मेरी रेवा से प्यार करता हूँ। तभी वहाँ रेवा की आत्मा आती है, जिसे देखकर नगीशा को समझते ही देर नहीं लगती कि अब विवेक सारा सच जान चुका था। जिसके बाद नगीशा रेवा के शरीर से निकलकर अपने असली रूप में आती है और डरावनी आवाज में बोलती है, आज से 100 साल पहले दुनिया वालों ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया था और हमारा मिलन अधूरा रह गया था, पर नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाकर रहूंगी, फिर चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन मैं अपने मिलन को अधूरा नहीं रहने दूंगी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे विवेक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम एक बुरी आत्मा हो। तुम्हारी जिद बेकार है। विवेक मेरा पति है। तुमने मुझे मार दिया, पर मेरी रूह को नहीं मार सकती। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। इतना कहकर रेवा नगीशा की बदली हुई केचुली को लेकर आती है और उसमें आग लगा देती है, जिसके बाद नगीशा की आत्मा भी जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद जाते जाते रेवा बोलती है, विवेक, अब मेरी आत्मा की मुक्ति का वक्त हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में, हर वक्त सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और इस जन्म से हर जन्म तक तुमसे ही प्यार करूंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रेवा, माफ कर देना। मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सका और मेरी जान बचाते बचाते तुम्हारी जान चली गई। अपना ख्याल रखना विवेक। तभी पूनम के चांद की रोशनी रेवा की आत्मा पर पड़ती है। आंखों में आंसू और चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान लिए रेवा उस रोशनी में विलुप्त हो जाती है और नगीशा नागिन के भूत का साया हमेशा के लिए विवेक की जिंदगी से चला जाता है।